Hello friends, welcome back my YouTube channel Study by Rishikesh. My name is Rishikesh Viraj. तो आज हम देखने वाले हैं बल तथा दाब। फोर्स एंड प्रेशर। ये आपके कक्षा 8 का 8वां अध्याय है, बल तथा दाब। बल और दाब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्या दिया है देखिए। कक्षा 8 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। कक्षा 7 में। क्लास 7th में आप ये तो पढ़े ही होंगे कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। उसमें गति एक चैप्टर होगा, मोशन। गति कैसे करती हैं और क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। मतलब कोई वस्तु एकांक समय में जितना दूर चलती है उसे क्या कहते हैं। तो आपने एक परिभाषा याद किया होगा। किसी वस्तु जब कोई गतिमान वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं, या एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। तो देखिए आगे। क्या है, आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कि गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। तो आइए प्रतिदिन ये कुछ अनुभवों का स्मरण करते हैं। चलिए स्मरण कर ले। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। तो इन दोनों स्थिति में एक ही चीज़ काम करता है। वो क्या है, तो वो है हमारा बल। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे वस्तु की स्पीड भी गति उतनी ही तेज़ होगी, जितना तेज़ बल लगाएंगे। देखिए एक गोली मतलब गोल रक्षक जो फुटबॉल खेलते समय जो नहीं खड़ा रहता उधर क्या नेट के पास, जाल के पास खड़ा रहता है, जो उसे कहते हैं गोल रक्षक। गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी के खिलाड़ी हॉकी के प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज। क्षेत्र रक्षक जो होता है वो बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद कैसे रोकते हैं। इस देखिए मतलब जो फुटबॉल होता है उसमें जो गोली होता है गोल रक्षक, वो फुटबॉल को कैसे रोकता है। और जो हॉकी खेलते हैं तो हॉकी का गेंद जो होता है कितनी भी तेज़ी से आते रहे, जो हॉकी होता है वो अपने हॉकी के प्रहार से उस गेंद को रोक देता है। और उसके बाद जो क्रिकेट होता है उसमें बैट्समैन जो होता है, वो भी बैट के प्रभाव से गेंद की दिशा ही चेंज कर देती है। देखिए क्या है, इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा भी को बदल दिया जाता है। मतलब जो इसकी गति है, गेंद की गति
को, जैसे गेंदा जब आता है तो या तो उसको स्लो मोशन में इसको स्लो कर दिया जाता है या उसकी दिशा ही डाइवर्ट कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है उसकी दिशा ही। क्या है, हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? बल क्या है? इसमें जो सभी ये देख रहे हैं ना, ये सभी आप अभी देखेंगे क्या है। तो वस्तुओं पर लगाया जाता है बल, जो है किसी भी वस्तुओं पर लगाया जाता है, उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है उसमें ऐसे ही क्वेश्चनों का उत्तर खोजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और चैप्टर भी काफ़ी लंबा है। तो देखिए, पहला क्या है हमारा, बल अपकर्षण या अभिकर्षण। बल अपकर्षण है या अभिकर्षण है, यही देखेंगे हम इसमें। ओके, तो देखिए, उठना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं। मतलब इनमें से जो प्रत्येक कार्य हैं प्राय वस्तु की जो गति होती है उनमें परिवर्तन कर देते हैं, उनकी गति में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं या कर ही देते हैं। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। चलिए, पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्रियाकलाप। क्रियाकलाप क्या है हमारा? सारणी 8.1 की वस्तुओं में गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। मतलब जो यहाँ पर सारणी दिया गया है, सारणी जो है स्थिति का वर्णन, उसके बाद कार्य का धक्का देना, चयन करना, खींचना, मारना, उठाना, झुकना, को उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना या ऊपर ठोकना, ये सब दिया है। अपकर्षण बल है या अभिकर्षण बल। जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, तो गतिशील बनाने के लिए या तो धक्का दिया जाएगा, या तो खींचा जाएगा, या तो उठाया जाएगा। तीनों में से एक ही किया जाएगा। ओके, एक ही होगा। ये अपकर्षण बल है या अभिकर्षण, तो ये दोनों हैं। तो ये सब तो आपके क्लास के टीचर ही बता देंगे। हाँ, ऐसे करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं अपना। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण मतलब खींचना, अपकर्षण मतलब धक्का देना, अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित धक्का देना या खींचना या अभिकर्षित करना पड़ता है? अपकर्षित या अभिकर्षित करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। क्या है, फिर से देखिए, विज्ञान में मतलब किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण मतलब धक्का जो अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। और इसका परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है।
देखिए क्या है, बल लगने के कारण होते हैं, बल लगने के कारण होती हैं। क्या कारण होती है? फिर वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। मतलब बल, वस्तु पर बल कब लगता है, यही सब हम जानेंगे इसमें। क्या है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मतलब बल जो होता है वो अन्योन्य क्रिया के कारण ही लगते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। चित्र 8.2 में देखिए, 8.2 में दिखा रहे हैं। ये देखिए, कोई आदमी है जो वो कार के पीछे खड़ा है। कोई आदमी है जो कार के पीछे खड़ा है, तो पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मतलब जो यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, तो इससे ये कार आगे के सामने गति करेगी, आगे या पीछे, मतलब गति करेगी या नहीं, ये इसमें पूछा है। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। जैसे यहाँ पर धक्का लगा रहा है ना, धक्का लगा रहा है, धक्का लगाना प्रारंभ, कार पर लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है? बिल्कुल करेगी, क्योंकि बल लगाया गया है। ध्यान दीजिए, कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। बात सही है। अगर कार को गति में लाना है तो अगर कार को लगातार गति में रखना है तो लगातार धक्का तो देना ही पड़ेगा। चलिए, क्या है, देखिए चित्र 8.3 में 3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 8.3a में दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। देखिए यहाँ पर किया दिया है, दोनों धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। जबकि चित्र 8.3 में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर, लेकिन इसमें देखिए खिंचाव है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, खिंचाव है। चलिए, क्या है, लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार चित्र 8.3 के सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। इसे देखिए यहाँ पर, देखिए ये इसका रस्सी पकड़कर इस साइड खींच रहा है ये आदमी पीछे, और ये गाय भी पीछे की तरफ खींच रही है। मतलब ये जाना नहीं चाहती और ये ले जाना चाहता है, दोनों की दिशा विपरीत है। देखिए, आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? तो देखिए क्या है, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। मतलब 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है, तभी इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है।
उनके बीच बल लगता है। देखिए अब आ जाइए बलों की खोजबीन। सर्च ऑफ फोर्स। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। तो क्रियाकलाप की सहायता से हम सीखेंगे। क्रियाकलाप क्या है हमारा? कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। मतलब कोई संदूक है, उसको आप जब जोर से धक्का देंगे तभी वो गति में आएगी। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसकी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 8.4a। क्या अब इसका खिसकना आसान है? क्या अब इसका खिसकना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर दो मित्र हैं, दोनों साथ में खिसका रहे हैं, तो ये बड़े ही इजीली तरीके से खिसक जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों यही बीच में ही हो जाएगा सीधा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ओके, क्या है? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। चित्र 8.4 के भी हमने भी देखा। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि गति में आती है तो इसकी गति की दिशा नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? ठीक है। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल खेला है या देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। चित्र 8.5 में भी दिखाएंगे आपको। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। मतलब जो रस्सी होती है, इधर एक टोली रहेगी और इधर एक टोली रहेगी। वो 11 लोग रहते हैं और इसे बीच में एक रेखा होगा। ये टोली इधर खींचने का प्रयास करेगी, ये टोली इधर खींचने का प्रयास करेगी। जिसके तरफ ज़्यादा बल लगेगा उसकी तरफ रस्सी ज़्यादा जाएगी। ये लोग भी इधर खिसक जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 लोग इधर खींच रहे हैं, 3 लोग इधर खींच रहे हैं। बीच में देखिए एक रेखा बनी हुई है। अब अगर ये लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये लोग पीछे जाएंगे, ये लोग खींचे जाएंगे। अगर ये लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये लोग खींचे जाएंगे। तो देखिए रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। ये चित्र 8.3b में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जब टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। जो ज़्यादा बल लगाएगी वही तो जीतेगी ही। तो बात तो सही है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 8.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में ढकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है।
क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा? स्मरण कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। और जब दोनों टोलियां समान बल लगाएंगी, इधर भी समान बल लग रहा है, इधर भी समान बल, तो कोई भी खिसकेगा ही नहीं किधर भी, क्योंकि जब समान बल लग रहा है तो एक ही जगह पे रहेगा। ये देखिए, इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसकी परिमाण से मापी जाती है। बल की प्रबलता मतलब बल कितना प्रबल है, बल में कितनी ताकत है, इसका जो परिमाण होगा उसके द्वारा मापा जाता है। बल के बारे में बताते समय उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। मतलब बल जिस दिशा में कार्य करता है वो भी बहुत जरूरी है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है, क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है। बल एक क्या है? सदिश राशि है बल। सदिश राशि में क्या होता है? चलिए देखिए 8.4 बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, तो कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब कोई वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्या चालू हो जाता है? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। 8.6 क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती या घटती है। अब आप अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे के सामने रखिए, जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? यस, ऑब्वियसली बात है, लगाएगी ही, क्योंकि हथेली लगाएंगे गेंद जब आके टकराएगी और तुरंत हाथ इसको हम हटा लेंगे, बैक कर लेंगे, तो गेंद की जो स्पीड होगी उसमें थोड़ा सा तो कमी आएगी ही। क्या वह बढ़ती है या घटती है? तो घटती है, बढ़ेगी कभी नहीं, घटेगी। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? अगर रोक लेंगे तो इसकी जो गति होगी शून्य हो जाएगी। देखिए, आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। जो पेनल्टी किक होता है उस लेते समय खिलाड़ी जो है गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है, गेंद विराम अवस्था में रहती है, और जब गेंद को मारने के लिए प्रहार किया जाता है तब गेंद गति की अवस्था में आती है, गत्यावस्था में, विरामावस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी।
सुनिधि लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है। हाँ, कर सकता है। मतलब जो बल लगाएगा जब, तो गेंद या तो रुक जाएगी या तो इधर उधर भाग जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये हमें बताया ना, गेंद जहाँ एकदम आके रुक जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य। ये प्रेक्षक सुझाते हैं कि किसी वस्तु में लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। मतलब जैसे आप कभी गेंद खेलते होंगे तो गेंद को जब अपने घर की या किसी भी दीवार पर जब मारते हैं, दो है, जैसे ये एक दीवार है और इधर पूरा मैदान है, तो आप यहाँ से खड़े होके और आप यहाँ खड़े होके, तो एक बार यहाँ से खड़े होके गेंद को फेंके जोर से। मम्मी के दवाइयाँ। जब यहाँ से खड़े होके आप गेंद को मैदान की तरफ फेंकेंगे तो गेंद रुकेगी नहीं, जहाँ तक जाना होगा सीधे चली जाएगी। जब नीचे गिरेगी तभी वो रुकेगी। लेकिन जब यहाँ से आप फेंकेंगे गेंद को तो दीवार से टकरा के फिर वापस आएगी, यानी ये इसकी दिशा विक्षेपित हो जाएगी, ये गेंदा विक्षेपित हो जाएगा, ये आगे जाएगा ही नहीं। तो यही बताया जा रहा है कि अगर गेंद में कोई बल ना लगाया जाए, एक तरफ से बल लगाया जाए तो गेंद सीधे जाएगी, रुकेगी नहीं। और अगर एक गेंद को फेंका जाए फिर आगे से फिर बल लगा दिया जाए तो वो विपरीत दिशा में चलने लगेगी। चलिए, समझ में आया। और ये देखिए एक उदाहरण यहाँ पर भी है। देखिए, टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। मतलब ये जो टायर है इसको हमें आगे बढ़ाने के लिए इस डंडे के द्वारा लगातार इस पे वैसे मारा जाता है। मारेंगे जब इधर ऊपर की साइड मारेंगे जब, तो ये ऐसे घूमेगा, तो जितना तेज मारेंगे उतना तेज ये घूमेगा, जिससे इसकी रफ्तार भी ज़्यादा होगी। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए जानें। तो क्रियाकलाप 8.41 देखेते हैं। क्रियाकलाप, एक गेंद लीजिए। इसे क्रियाकलाप 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। कोई समतल सतह है उस पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए 8.8A के अनुसार। अब चित्र 8.8B में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। देखिए जैसे कहाँ गए, यहाँ देखिए। गेंद को जब फेंके रहे हैं देखिए सीधा, और यहाँ नीचे पैमाना देखिए लगा दिए हैं। ये देखिए गेंद को जब यहाँ से फेंका गया, जब गेंद जैसे जाने लगी समतल सतह पर, तो यहाँ पर एक पैमाना लगा दिया गया। तो ये गेंद गई से टकराई के बाद फिर दिशा अपनी चेंज कर दी। वही बताया जा रहा है इसमें। तो दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ
से पहले के भिन्न कोण पर बनाएं। मतलब जैसे स्केल एक बार ऐसे सीधे रखिए, तब गेंद को फेंकिए, फिर स्केल को हल्का तिरछा करके रखिए, तब गेंद फेंकिए, फिर हल्का तिरछा करके ऐसे धीरे धीरे इसकी कोण में परिवर्तन करते रहिए। इसी पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों का नोट कीजिए। देखिए जैसे अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं, मारते हैं ना। अभी क्रिकेट कभी खेलते होंगे। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? आप अपने बल में कुछ अपने उदाहरण अपने मन से भी बनाइए। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति को दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब उसकी गति की दिशा जो होती है वो दोनों होने वाले परिवर्तनों को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब जो जितना परिवर्तन होता है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल जो होता है उसके द्वारा कोई भी वस्तु इस गति में है तो उसको हम रोक सकते हैं। जैसे देखिए कभी कार और का एक्सीडेंट हुआ होगा तो कार देखिए एकदम रफ्तार में आती रहती है और कोई भी बड़ी गाड़ी से या छोटी गाड़ी से जब टकराती है तो तुरंत उसकी स्पीड एकदम कम हो जाती है। 40, 50, 60, 70 ऐसे 100 तक की स्पीड में रहती है कार की स्पीड। और जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी से लड़ती है तुरंत आ जाती है 10, 15, फिर 0 डायरेक्ट पहुंच जाती है। राम नाम सत्य हो जाता है। देखिए गति की अवस्था देखिए। पहले तो इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे तो पहले गुंडा बनेंगे और जब जाके टकरा जाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाता है। ये देखिए गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन मतलब गति की अवस्था क्या है उसका वर्णन उसकी चाल या गति की दिशा से किया जाता है। विरामावस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। मतलब जो विराम अवस्था है मतलब जब गाड़ी कोई रुकी रहती है उसे शून्य चाल कहते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। हाँ, जैसे विराम अवस्था मतलब शून्य चाल हो और उसके बाद 10 की, 15 की, 50, 100 की हो, ये सब गतिशील अवस्था में होती है। क्या है कि क्या इसका अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है। हम अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर किसी वस्तु पर अनेक बार बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगी। अगर जिस दिशा में वस्तु जा रही है अगर उसी दिशा में बार बार हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और अगर इसकी विपरीत दिशा में बार बार बल लगाएंगे तो उसकी दिशा मतलब उसकी गति जो होगी कम होगी। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। मतलब वो भारी बहुत है,
आप एक तरफ से जोर लगा रहे हैं तो वो खिसक नहीं रहा है। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें, भाई तो दीवार तो समझो एक बाधा ही है, दीवार तो इतनी मजबूत होती है उसको धकेल नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए जैसे आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करेंगे, उस पर आपका बल कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अरे भाई जैसे बोला नहीं जाता से क्या कहते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, वैसी दीवार इतनी मजबूत और आए हैं अब बाहुबली बनने, तो कहाँ से दीवार पे असर पड़ेगा। देखिए क्या है, एक हेडिंग और है, बल किसी वस्तु की आकृति परिवर्तन कर सकता है। जैसे गेंद है जो रबड़ का, उसको जब हम इधर से प्रेशर देंगे और इधर से प्रेशर देंगे तो ये एकदम इस आकार का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई गेंद है और इस पर इधर से फोर्स लगाया जाए, इधर से फोर्स लगाया जाए, तो बताइए ये किस आकार का हो जाएगा। ये पिचक के इस आकार का हो जाएगा। ये पिचक के इस आकार का हो जाएगा। पहले तो ये देखिए, पहले गोल में था लेकिन अब पिचक के फिर इस आकार का हो जाएगा और इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ये साइड 8.2 के प्रेक्षणों के से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं, जो आता है ना बर्थडे में गुब्बारा आता है, ऐसे ही गुब्बारा होता है ना, तो इसमें इधर से प्रेशर लगाते हैं जब, तो ये पिचक के एकदम ऐसे हो जाता है, पिचक के एकदम तो पिचक जाता है एकदम से। देखिए, तो जब गूथे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया उधर आगे। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये बात एकदम सत्य है कि किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए, उपरोक्त सभी क्रियाकलापों पर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु की विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल की विशेषताएं हैं कि मतलब बल कोई विरामावस्था में वस्तु है, कोई विरामावस्था वस्तु को गति में ला सकता है। अगला है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, मतलब कोई वस्तु जो गतिशील है तो उसकी चाल में परिवर्तन कर सकता है। फिर गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बात तो सही है, भी हमने आपको बताया ना, जब 50-60 की स्पीड में कार जाती है और लड़ जाती है तो हो गया काम तमाम। और क्या है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ऊपर बताया ना भी गेंद वाला आपको परिवर्तन ला सकता है। ये इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। प्रभाव, बल एक ऐसा कारक है ना जो कि किसी भी वस्तु की स्थिति में, आकृति में, उसकी गति में, चाल में, सब कुछ में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, जैसे यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इसमें एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, बल मतलब एक से अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें कोई भी प्रभाव बगैर बल के उत्पन्न नहीं हो सकता है। अर्थात कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी बल लगाते हैं, या कोई चीज़ कार्य करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसमें बल लगाते हैं, बहुत सी चीज़ों में, या नल चलाते हैं तो उसमें भी बल लगाते हैं।
तो अपने दिशा में अपने आप दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकती, मतलब अपने आप गति में नहीं आ सकती कोई भी वस्तु बिना बल के।